मैं भाभी को बहन समान समझता था और भाभी भी मुझे छोटा भाई मानती थीं। लेकिन फिर पता नहीं क्यों कुछ दिनों से भाभी मुझे गंदी नज़र से देखने लगी थीं और मेरे सामने बिना दुपट्टे के फिरती रहती थीं। मुझे सूंघने लगती और कहती, तुम बहुत अच्छा बॉडी स्प्रे लगाते हो। एक दिन मैं सोया हुआ था कि अचानक भाभी मेरे कमरे में आ गईं और आते ही उन्होंने दरवाजा भी बंद कर लिया। मेरे पास बैठ गईं और धीरे धीरे मुझे सहलाने लगीं। भाभी के हाथ जैसे जैसे मेरे शरीर पर रेंग रहे थे, वैसे वैसे मेरे ऊपर एक खुमार सा चढ़ने लगा था। लेकिन जैसे ही भाई का ख्याल आया, मैंने भाभी के हाथ झटक दिए थे, अपने ऊपर से हटाए थे। लेकिन भाभी भी पूरी तरह भर चुकी थीं, इसीलिए तड़प कर मेरे सीने से लगीं और फिर मेरे साथ ऐसा काम किया कि मेरे दिल की धड़कनें बहुत तेज हो गईं, क्योंकि भाभी ने मेरी सांसें तो जैसे थम सी गई थीं। ये मैं क्या कर बैठा था और मुझे सोच कर ही खुद से घिन आ रही थी। मैं रात के समय तेज सर्दी में समंदर के पानी में घुटनों के बल बैठा फूट फूट कर रो रहा था। जनवरी की सर्द हवाएं और ठंडा पानी भी मेरे अंदर लगी आग की गर्मी को कम करने के लिए काफी न था। कुछ देर पहले जो कुछ हुआ था वो ख्याल आते ही मुझे खुद से ही नफरत करने पर मजबूर कर रहा था। मेरा जी चाहा समंदर में डूबकर अपनी जान दे दूं, मर जाऊं, खत्म कर लूं खुद को। कहा जाता है इज्जत औरत की चादर है और मर्द की प्रतिष्ठा। इज्जतदार मर्द के लिए उसकी इज्जत ही सब कुछ होती है। मैं जिस खानदान से संबंध रखता था, वहाँ रिश्तों की पवित्रता का बहुत ख्याल रखा जाता था। हम दो ही भाई थे, एक मैं और एक मेरा भाई अमृत। अमृत भाई की शादी को भी 2 साल हो चुके थे। मेरी भाभी भी मुझसे 3 साल बड़ी थी। मेरी कोई बहन तो थी नहीं, इसीलिए मैं अनीता भाभी को ही अपनी बहन की तरह समझता था। अनीता भाभी का व्यवहार भी मेरे साथ अच्छा था। वो भी मुझसे बहनों जैसा ही व्यवहार करती थीं, मुझे छोटा भाई ही समझती थीं। लेकिन न जाने क्यों कुछ महीनों से मेरे साथ अजीबो गरीब से हादसे होने लगे थे। भाभी से मेरे मजाक का रिश्ता उनकी शादी से पहले दिन से ही था, जैसा अक्सर इस रिश्ते में कभी कभी हो जाता है। लेकिन मेरा मजाक सिर्फ एक हद तक ही होता था, अपनी हद को कभी क्रॉस नहीं किया था। मैं भाभी का बहुत सम्मान करता था। मैं भाभी को अमृत भाई के नाम से तंग करने लगता। कभी कभी ये भी कह देता कि मेरा भाई तो मासूम है, लेकिन उसे पत्नी बहुत ही चालाक सी मिली है। और कभी कहता, आप तो मेरे साथ ज्यादा अच्छी लगती हैं, बेकार में ही आपकी शादी भाई से हो गई। मैं ये सारी बातें उन्हें माँ के सामने ही कह देता था। वो भी हंसकर टाल जाती थीं। कभी कभी कह देती, हाँ मुझे भी अफसोस है कि मैंने अमृत की तस्वीर देखकर हाँ कर दी। काश की तुम्हारी भी तस्वीर साथ में होती तो मैं तुम्हें ही चुनती और फिर हम दोनों को पछताना नहीं पड़ता। और ये बात वो भाई के सामने ही मजाक के अंदाज में कह देती थीं। मैंने हमेशा भाभी को इज्जत की निगाह से ही देखा था, लेकिन कुछ महीनों से भाभी का रवैया मेरे साथ कुछ अजीब सा होने लगा था। कुछ महीने पहले अमृत भाई की कंपनी ने उन्हें दुबई वाली ब्रांच में भेज दिया था। 6 महीने का कॉन्ट्रैक्ट था और 6 महीने से पहले उन्हें वापस हिंदुस्तान नहीं आना था। और जिस दिन भाभी को ये पता चला कि अमृत भाई दुबई जाने वाले हैं, वो रोने लगी थीं, बहुत ज्यादा उदास हो गई थीं। जाहिर सी बात है, ये तो एक नेचुरल ही बात होती है, पत्नी पति की जुदाई पर उदास हो ही जाती है। लेकिन मैंने भी भाभी से कहा, बस 6 महीने की ही तो बात है, भाई वापस आ जाएंगे और फिर मैं भी तो हूँ, आपको उदास नहीं होने दूंगा। अमृत भाई ने भी भाभी से कहा कि वो रोज उससे फोन पर बात किया करेंगे। भाई दुबई जा चुके थे तो फिर मुझे भी इस बात का एहसास हुआ कि भाई के बगैर तो हमारा पूरा घर सोना सोना सा हो गया है। लेकिन फिर भी मैं भाभी से बातें करता रहता था। पहले पहले तो वो रोती रहती थीं, अमृत भाई को बहुत याद भी करती थीं। 2 दिन अगर भाई का फोन ना आता तो वो चिंतित हो जाती और पूरे घर में बेचैनी से टहलने लगती। लेकिन अभी 2 महीने ही हुए थे भाई को गए हुए कि भाभी का व्यवहार मेरे साथ बदलने लगा था। मैं ऑफिस से आकर खाना खाते ही बाहर दोस्तों में चला जाता था। मेन गेट की चाबी मेरे पास होती थी, इसलिए मैं देर तक दोस्तों में बैठकर ही घर वापस आता था और आकर सीधा अपने कमरे में जाकर सो जाता। मेरी माँ को भी जल्दी सोने की आदत थी, भाभी भी अपने कमरे में ही होती थी। लेकिन एक बार मैं घर में दाखिल हुआ तो भाभी बाहर ही खड़ी थी। मुझे देखकर मुस्कुराने लगी, कहने लगी, ये तुम इतनी देर तक बाहर क्यों रहते हो। मुझे उनकी इस बात पर हैरत सी हुई थी, क्योंकि पहले कभी उन्होंने मुझसे इस तरह के सवाल जवाब नहीं किए थे। कभी मेरे आने जाने पर मुझसे यूं पूछताछ नहीं की थी। मैं तो आजाद पंछी की तरह था। मेरी तो अभी शादी भी नहीं हुई थी, इसलिए अपनी मर्जी का मालिक था।
हम दोस्तों का अच्छा खासा एक बड़ा सा ग्रुप था। हम बातों में बिजी हो जाते, इसलिए समय का पता ही नहीं चलता था। सारे दोस्त ही कुंवारे थे, किसी की शादी नहीं हुई थी, इसलिए देर रात तक बैठे गप्पे लगाते रहते थे। मैंने कहा, भाभी आप क्यों जाग रही हैं? मेरी तो यही रूटीन है। मेरा अंदाज कुछ मजाक वाला ही था, लेकिन मेरी हैरत की हद न रही जब वो मेरे बहुत करीब आ गईं। फिर मेरी शर्ट सूंघने लगीं। मैं तो एकदम बिदक कर पीछे हटा था। ये कौन सा अंदाज था उनका? मैंने हैरत और गुस्से के मिले जुले अंदाज से उन्हें देखा था। तो वो मुझे घूर कर देखने लगी और बोली, तुम सिगरेट पीने लगे हो? मुझे तुम्हारे कपड़ों से सिगरेट की बू आ रही है, और जब तुम बात करते हो तो तुम्हारे मुंह से भी सिगरेट की बू आ रही है। मैं उनकी बात सुनकर पहले तो अचंभे में आ गया था, लेकिन फिर संभल कर बोला, क्या हो गया है भाभी आपको? मैं क्यों सिगरेट पीने लगा? हमारे घर में कोई भी मर्द सिगरेट नहीं पीता था। हमारी माँ ने हमेशा इस बात पर हम दोनों भाइयों पर सख्ती रखी थी, इसलिए मुझे भाभी की बात सुनकर हैरत हुई थी। फिर वो कहने लगी, तुम झूठ बोल रहे हो मुझसे। अगर तुमने सिगरेट नहीं पी तो फिर मुझे अपना शक दूर करने से क्यों रोक रहे हो? देखो, मैं अमृत से साफ कह दूंगी कि तुम मेरी बात नहीं मानते और भाई के दुबई जाते ही गंदी आदतें अपनाने लगे हो। वो ऊंचे ऊंचे शब्दों में बात कर रही थीं। मैं तो उनके इस अंदाज को देखकर हैरान था। वो फिर से मेरे करीब आ गई और मेरी शर्ट फिर से सूंघने लगी। मैंने उन्हें इसलिए भी नहीं रोका कि उनकी तेज आवाज पर कहीं मेरी माँ उठ न जाए, वरना वो यही समझती कि मैंने सिगरेट पी होगी। क्योंकि भाभी का मिलनसार व्यवहार मेरी माँ को अपना दीवाना बना चुका था और वो भाभी की हर बात पर विश्वास कर सकती थीं। लेकिन मैं बुरी तरह से उस वक्त कांप के रह गया जब अनीता भाभी मेरी शर्ट सूंघते सूंघते अचानक से मेरे गले तक पहुंच गई थीं। अब उनकी गर्म सांसें मेरी गर्दन पर पड़ रही थीं। उनके बदन से उठती परफ्यूम की तेज खुशबू मेरी नाक से टकराने लगी थी। मेरा दिल वहीं थम गया था। सांस मेरा ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे रह गया था और दिल धड़कना भूल गया था। और अगले ही पल वो मुझसे लिपट गई थी। मैं उनसे ऐसी उम्मीद नहीं कर सकता था। मैंने उन्हें फौरन से खुद से अलग किया। वो खौफजदा सी होकर कहने लगी कि वो देखो, सामने छिपकली है और मुझे छिपकली से बहुत डर लगता है। मैंने देखा, दीवार के कोने में एक छिपकली थी। मेरा गुस्सा एकदम ही दूर हो गया था, क्योंकि वो वाकई छिपकली से डरती थीं। शायद छिपकली को देखकर ही वो ये गलती कर बैठी थीं और अचानक ही मेरे इतने करीब आ गई थीं। और अभी भी उन्हें शायद इस बात का एहसास नहीं था, क्योंकि वो अब भी छिपकली के डर में थीं। मैंने कहा, आप इतनी बड़ी होकर छिपकली से डरती हैं? मेरी बात पर वो नाराजगी से बोली कि तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। जाओ, मैं तुमसे बात नहीं करती। अमृत को आने दो, तुम्हारी शिकायत लगाऊंगी। मैं उनकी बात पर हंसने लगा। अब वो पहले जैसी ही हो चुकी थीं। मैं ही गलत समझा था। शायद अचानक भाभी डर की वजह से मेरे बहुत ज्यादा करीब आ गई थीं, इसलिए उन्हें इस बात का एहसास नहीं था कि वो मेरे कितने करीब हैं। फिर मैं अपने कमरे में जाने लगा तो भाभी मुझसे कहने लगी, कुछ देर मेरे पास बैठ जाओ। सुमित, मुझे नींद नहीं आ रही। अपने भाई के सामने तो तुमने बड़े बड़े वादे किए थे कि मुझे समय दोगे, उदास नहीं होने दोगे, और अब ऑफिस से आते ही अपने दोस्तों के पास चले जाते हो और दोस्तों से आते ही कमरे में सोने चले जाते हो। मैं पूरा दिन घर पर उदास और बोर होती रहती हूँ। मैंने बेचारगी से भाभी को देखा, फिर अपनी कलाई उन्हें दिखाने लगा जिस पर घड़ी बंधी हुई थी। मैंने कहा, भाभी रात के 10 बज रहे हैं और मुझे सुबह ऑफिस भी जाना है, लेकिन देखो, मेरा वादा रहा, कल मैं आपके साथ मिलकर लूडो खेलूंगा। जब अमृत भाई यहाँ थे तो हम सब मिलकर लूडो और कभी कैरम खेला करते थे। हम तीनों बहुत ही मजे करते थे। खेल के दौरान मैं और भाई आपस में मिल जाते तो भाभी को हराने में कोई कसर न छोड़ते थे और फिर वो चिढ़ने लगती थीं। फिर मेरी माँ भाभी का साथ देने लगती। वक्त बहुत ही अच्छा गुजरा था हमारा। गुजरा वक्त याद करके मुझे भी एहसास हुआ कि भाभी घर पर अकेली बोर होती होंगी। भाई के जाने के बाद मैं भाभी को अब कम ही समय दे पाता था, इसलिए मैंने भाभी से वादा किया कि कल से मैं आपको समय दूंगा और तुम्हें बोर नहीं होने दूंगा। लेकिन फिलहाल अभी मैं भाभी को अपनी मजबूरी बताकर अपने कमरे में चला गया, क्योंकि सुबह का जागा हुआ था और फिर लेटते ही सो भी गया था। अगले दिन मैंने ऑफिस से आते ही खाना खाया और भाभी के साथ लूडो खेलने लगा। मम्मी भी हमारे साथ ही खाना खाकर बैठ गई थी, लेकिन फिर शाम के अंधेरे होते ही मम्मी अपने कमरे में चली गईं। अब सिर्फ मैं और भाभी ही कैरम खेल रहे थे। मैं इस गेम में मास्टर था, इसलिए कभी भी हारता नहीं था। भाभी को खूब तंग कर रहा था कि वो मुझसे जीत नहीं सकती, क्योंकि वो बिल्कुल अनाड़ी थीं, हर बार हार जाती थीं। लेकिन खेलते खेलते भाभी ने एक ऐसी हरकत की कि मैं
धक से रह गया था। मुझे उनसे ऐसी उम्मीद हरगिज नहीं थी। मुझसे कहने लगी, इस बार मैं तुम्हें जीत कर दिखाऊंगी। ये कहकर उन्होंने जब अपनी साड़ी का पल्लू उतार कर नीचे रख दिया था तो मेरी नजरें अचानक ही उनके टाइट ब्लाउज पर पड़ी थीं और मैंने फौरन से नजरें झुका ली थीं। मुझे भाभी की ये हरकत बहुत बुरी लगी थी। मैंने गेम वहीं बीच में छोड़ा। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो ऐसा कुछ भी कर सकती हैं। मजाक की भी एक लिमिट होती है। भाभी के साथ मजाक करते हुए मैंने कभी अपनी लिमिट क्रॉस नहीं की थी। मम्मी के सामने तो भाभी साड़ी का पल्लू या फिर दुपट्टा हमेशा अपने सर पर जमाए रखती थीं, लेकिन इस समय उन्होंने कैसे बेबाकी से अपनी साड़ी का पल्लू नीचे गिरा दिया था। मैंने गेम वहीं छोड़ा और गुस्से से कहा, मुझे अब अपने दोस्तों के पास जाना है, मैं फिर कभी खेलूंगा। वो मुझे हैरत से देखने लगी, लेकिन मैं उठकर वहां से चला गया। लेकिन आज दोस्तों की महफिल में भी मेरा पूरा ध्यान भाभी की तरफ ही था। कैसी अजीब हरकत की थी उन्होंने। बेशक मैं उन्हें अपनी बहन ही समझता था, लेकिन फिर भी कुछ तो देवर भाभी के रिश्ते में दूरियां होनी चाहिए। देवर भाभी का रिश्ता जितना ही प्यारा होता है उतना ही नाजुक भी होता है, और इस नाजुक रिश्ते को संभालना बहुत ही मुश्किल भी होता है। मैं जैसे जैसे भाभी की इस गलत हरकत को सोचता उतना ही मुझे उन पर गुस्सा आने लगता। मैं रात को जब घर में दाखिल हुआ तो वो हॉल में ही सामने खड़ी थीं। इस बार मैं उन्हें नजरअंदाज करके अपने कमरे की तरफ बढ़ गया, लेकिन मेरे हैरत की हद न रही। बड़ी अजीब लड़की थी, जल्दी से मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। उनके इस तरह से एकदम अपने सामने खड़े होकर उन्होंने रास्ता रोका था और मैं हैरान हुआ था। अगर मैं एकदम पीछे ना हटता तो मैं उनके साथ बुरी तरह टकरा जाता। वो कहने लगी, तुम अभी नहीं सो सकते क्योंकि मुझे नींद नहीं आ रही, इसलिए तुम मुझसे बातें करो। मैंने गुस्से से लाल आंखों से उन्हें देखा और कहा, आप होती कौन है मुझ पर रौब जमाने वाली? देखें, मैं किसी की मर्जी पर नहीं चलता, अपनी मर्जी का मालिक हूँ। आज के बाद जब मैं इस समय घर लौटूं तो आप मुझे यूं बाहर खड़ी दिखाई मत देना, और आपको रात को दिल ही लगाना है तो आप भाई से बात कर लिया करें। आपका भी दिल बहल जाएगा और भाई को भी अच्छा लगेगा। आज के बाद इस तरह रात को मेरे सामने मत आना। मैंने गुस्से से भाभी को काफी कुछ सुना दिया था। सुबह का भरा बैठा था और वो सारा गुस्सा मैंने भाभी पर निकाल चुका था। भाभी की दिन वाली हरकत ने मुझे भाभी की तरफ से बदगुमान कर दिया था। मेरे बेलचक शब्दों पर उनका चेहरा गुस्से से तमतमाने लगा था। मैं भी गुस्से से अपने कमरे में चला गया। मैं तो पहले ही उनकी आज की जाने वाली हरकत पर गुस्से में था। औरत होकर वो इस तरह अपनी इज्जत को गैर मर्दों के सामने शो कर रही थीं। बेशक वो मेरे लिए सम्मान का स्थान रखती थीं, मुझसे बड़ी भी थीं, लेकिन थी तो मेरे लिए गैर। मेरा उनसे कोई खून का रिश्ता नहीं था और न ही हम कोई सगे बहन भाई थे, इसलिए हमारे बीच दूरी बनी रहे वही ज्यादा अच्छा था। हमारे पापा की मौत उस समय हुई थी जब मैं 7वीं क्लास में पढ़ता था। मेरी परवरिश मेरी माँ ने ही की थी और मुझे ऐसी बहुत सी बातें समझाई थीं कि औरत की इज्जत करना चाहिए, हमेशा उसे इज्जत की नज़र से देखना चाहिए। मेरी माँ ने ये सारी बातें मुझे सिखाई थीं। आजकल हमारे समाज में देवर भाभी के रिश्ते को लेकर मजाक बनाकर रख दिया गया है। हालांकि मैं इस रिश्ते को बहुत ही सम्मान की नज़र से देखता हूँ और मैं नहीं चाहता था कि इस पाक साफ पवित्र रिश्ते पर कोई गंध लगे, इसलिए मैं इतना सख्त व्यवहार अपनाने पर मजबूर हो गया था। लेकिन मुझे नहीं मालूम था कि मेरी भाभी मेरी इस हक बात पर भी मुझसे यूं बदला लेंगी। उस औरत ने तो मुझे बर्बाद करके रख दिया था। कौन कहता है हवस सिर्फ मर्द में होती है, औरत मासूम और मजलूम होती है? ऐसा नहीं होता। अगर औरत अपनी शर्मो हया को उतार कर रख दे और बर्बाद करने पर आ जाए तो अच्छे से अच्छे और मजबूत से मजबूत मर्द को भी बर्बाद करके रख देती है। इस हादसे के बाद मेरी भाभी ने मुझसे बात करनी छोड़ दी थी। मैंने भी शुक्र किया, लेकिन एक दिन जो मेरे साथ हुआ उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए थे। मैं एक बार बेखबर सोया हुआ था और नींद के मामले में मैं ऐसा ही था। अगर एक बार मैं नींद में चला जाता तो अलार्म की तेज घंटी पर भी मेरी आंख मुश्किल से ही खुलती थी। इस वक्त भी गहरी नींद में था जब एक दिल को सुकून देने वाली खुशबू मेरी नाक से टकराई थी और फिर मैं कुछ ही देर बाद अपने होश खो बैठा था। ये कहना शायद अजीब सी बात लगे, लेकिन ये सच था। जब मेरी आंख खुली मुझे ये लगा जैसे मेरे साथ कुछ न कुछ गलत किया गया है। मेरे शरीर पर कपड़े उस हालत में नहीं थे जैसी हालत में मैं रात को पहनकर सोया था। मैं हड़बड़ाकर उठा था और अपने कपड़े ठीक करने लगा। हमारे समाज में ऐसा ज्यादातर औरतों के साथ ही होता है कि उन्हें नशा और दवा के असर में उनके साथ जुल्म किया जाता है। नशे में रखकर उनसे अपनी हवस पूरी की जाती है। लेकिन औरत की मासूमियत पर सबको जल्दी ही विश्वास आ जाता है।
लेकिन ये भी सच था कि मेरे साथ कुछ गलत हुआ था। मेरा सर अब भी चकराए जा रहा था। मैंने मुश्किल से अपने सर को पकड़े बैठा था, क्योंकि मुझे इस समय भी बेतहाशा नींद आ रही थी। मैं समझ नहीं पा रहा था क्योंकि मेरी आंखें नहीं खुल रही थीं, लेकिन मुझे ऑफिस भी जाना था। यही सोचकर मैं अपने अंदर हिम्मतें जमा करने लगा और उठकर खड़ा हो गया। लेकिन मैं जैसे ही बेड से खड़ा हुआ, मुझे दोबारा चक्कर आया और बेड पर गिरा था। मैं फिर से गहरी नींद सो चुका था। जब दोबारा मेरी आंख खुली तो दिन के 10 बज रहे थे। मेरी माँ मेरे पास ही बैठी हुई थी और काफी चिंतित भी लग रही थी। मुझसे कहने लगी, तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? सुबह मैंने तुम्हें जगाया, लेकिन तुम नहीं जागे। आखिर तुम्हें ऑफिस भी जाना होता है, लेकिन तुम तो ऐसे सोए जैसे बेहोश हो चुके हो। मैं तो बहुत परेशान हो गई थी। मैंने कहा, हाँ माँ, पता नहीं क्यों मुझे इतनी नींद आ गई थी। मैं अब भी नींद के असर में ही था। माँ कहने लगी, ऐसा करो, तुम फ्रेश हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बना दूंगी। ये कहकर मम्मी मेरे कमरे से निकल गईं, लेकिन मेरी जान उस समय निकली जब मुझे अपनी शर्ट पर एक लंबा सा बाल नजर आया। मैंने अपनी बेड की चादर पर गौर किया तो चादर एकदम बिखरी पड़ी थी। हालांकि मुझे एक ही तरफ सोने की आदत थी, पूरे बेड पर मैं नहीं सोता था। और फिर जो चीज देखकर मेरे होश उड़े वो एक इयररिंग था। ये तो भाभी की इयररिंग्स थी, जो उनकी शादी पर मैंने उन्हें छोटे भाई होने की हैसियत से गिफ्ट किए थे। मुझे लगा जैसे किसी ने मुझे अंधेरी खाई में फेंक दिया हो। मैं तो ऐसी बात सोच भी नहीं सकता था। मेरा सर पहले से ही चकरा रहा था, लेकिन ये सब कुछ देखकर मेरे दिमाग की नसें खींचने लगी थीं। मैं जब नहा धोकर बाहर आया तो ये दूसरा खुलासा हुआ कि मुझे देखकर भाभी आज बहुत खुश थीं। वो ऐसे खुशी से चहक रही थीं जैसे उन्हें ना जाने आज क्या मिल गया हो। मैं नाश्ते की टेबल पर बैठ गया। वो गीले बालों को खुला छोड़े टेबल पर नाश्ता लगा रही थीं। मैं बड़े ही तने हाव भाव से टेबल पर बैठा हुआ था। भाभी ने नाश्ता मेरे सामने रखा और मेरे बराबर ही बैठ गईं। उनके चेहरे पर फैली दिल फरेब सी मुस्कुराहट देखकर मुझे तो आग सी लग गई थी। मैंने ठीक से कुछ खाया पिया भी नहीं, बस चाय पीकर उठ गया। ऑफिस में भी मेरा मन काम में नहीं लग रहा था। पूरा ध्यान भाभी की हरकत पर ही था। सोच कर ही अजीब लग रहा था कि रात को भाभी ने मेरे साथ आखिर क्या किया था। अब मैं अब मैं भाभी से दूरियां बनाने लगा था। वो सामने आने की कोशिश करती थीं, लेकिन मैं बचकर निकल जाता। अब मैं अपना कमरा भी लॉक करके सोने लगा था और भाभी का मूड अब और भी ज्यादा खराब रहने लगा था। मुझे ये हल ठीक लगा था, लेकिन शायद मुझ पर आजमाइशों का ऐसा सिलसिला शुरू हो चुका था कि निकलने की कोई राह नजर नहीं आती थी। एक दिन मैं ऑफिस से घर लौटा तो मेरी माँ बहुत ज्यादा परेशान थी। कहने लगी, अनीता की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, तुम उसे डॉक्टर के पास लेकर जाओ। मैंने पहले तो मना कर दिया कि मुझे उस औरत से अब घिन सी आने लगी थी। नफरत सी हो गई थी उससे। मैं तो अब उसे देखकर अपनी राह बदल लेता था। मैंने कहा, माँ भाई को या तो वापस बुला लें या फिर उनकी पत्नी को भी वहीं उनके पास भेज दें। मैं इस तरह की जिम्मेदारियां नहीं निभा सकता। मेरी बात सुनकर शायद मेरी माँ को विश्वास नहीं आ रहा था कि ये सब कुछ मैं कह रहा हूँ, लेकिन मैं अपने दिल का क्या करता, क्योंकि मुझे अब उस औरत की शक्ल से भी नफरत हो गई थी। मम्मी कहने लगी, क्या बात है बेटा, वो बहन की तरह है तुम्हारी और वो बीमार है, चलो शाबाश, उसे डॉक्टर के पास लेकर जाओ। मजबूरन ही सही, लेकिन मुझे उस औरत को डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ा। भाभी कहने को भी मेरा दिल नहीं चाह रहा था, लेकिन जो खबर मुझे वहां जाकर सुनने को मिली, मेरी आत्मा कांप उठी थी। मेरी भाभी उम्मीद से थी। भाई को गए 4 महीने हो गए थे, इसलिए ये बात साफ थी कि जो पाप उनके पेट में पल रहा है वो नाजायज था। और 20-22 दिन पहले जो कुछ मेरे साथ हुआ था, इस खबर को सुनना मेरे लिए डूब मरने की बात थी। मेरी भाभी मुस्कुराते हुए कहने लगी कि मैं तुम्हारे बच्चे की माँ बनने वाली हूँ। मैं फटी फटी आंखों से उस घटिया औरत को देख रहा था। फिर वो मुस्कुराकर कहने लगी, मैं तो उस रात तुम्हारा मोबाइल लेने आई थी, क्योंकि मेरा फोन अमृत से बात करते करते ही हैंग हो गया था। इसलिए सोचा तुम्हारे फोन से फोन करके अमृत को बता देती हूँ कि मेरा फोन हैंग हो गया है। लेकिन तुम शायद बाहर से नशा करके आए थे और उसी नशे की हालत में तुमने मुझे बाहों में भर लिया था। पहले मैंने तुम्हें रोकने की कोशिश की थी, लेकिन तुम नहीं माने। फिर धीरे धीरे मैं भी बहकने लगी थी। जाहिर सी बात है, अमृत को गए 4 महीने हो गए थे, तो मैं भी प्यार के लिए तरसी हुई थी। इसलिए मैं भी बेखुद सी होकर तुम्हारी बाहों में सिमट गई और उस रात हमारे बीच कुछ भी पर्दा नहीं रहा था। अब ये मत कहना कि ये सब झूठ है। मैंने अपना इयररिंग तुम्हारे बिस्तर पर छोड़ कर आई थी
ताकि जब तुम्हें होश आए तो अच्छी तरह से जान लो कि हम दोनों के बीच सब कुछ हो चुका है। नशे में सब कुछ तुम मेरे साथ कर चुके हो और ये उसी का फल है। मैंने इयररिंग को जानबूझकर छोड़ा था ताकि तुम्हें एहसास हो जाए कि मैं झूठ नहीं बोल रही। अब अगर तुमने मेरी बात आगे नहीं मानी तो जो कुछ तुमने मेरे साथ किया है उसका सबूत किसी तरह सबके सामने पेश कर दूंगी, और ये तुम अच्छी तरह से जानते हो। फिर वो मुझसे दोबारा रिश्ता बनाने के लिए कहने लगी उस रात के बाद से तुम मुझे बहुत अच्छे लगने लगे हो, इसलिए अब सब कुछ वैसा ही चलने दो। मैं अब तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, लेकिन ये काम मैं मरकर भी नहीं कर सकता था। औरत अगर अपनी जिद पर आ जाए तो मर्द को कहीं का नहीं छोड़ती। मैं उन्हें घर के पास छोड़कर बाहर आवारा सड़कों पर फिरता रहा। मेरा दिमाग बिल्कुल खाली होकर रह गया था। जिस तकलीफ से मैं गुजर रहा था वो मेरे लिए छोटी तकलीफ न थी। मैं दिल ही दिल में अपने भगवान से मदद मांग रहा था। मैं गुनाह नहीं करना चाहता था। मुझे नहीं पता कि मैं कितने घंटों से सड़कों पर बाइक चला रहा था। मुझे होश उस समय आया जब मैंने सामने समंदर देखा था। मैंने समंदर देखकर बाइक रोकी और समंदर के किनारे चला गया। अच्छी खासी सर्दी थी, लेकिन मेरे अंदर तो जैसे आग सी जल रही थी। मैं कैसे इस बात से बच सकता था? मैं कैसे ये पाप कर सकता हूँ? मैं बहुत परेशान था। अगर ये खबर अमृत भाई को हो गई और उन्होंने भाभी को मजलूम और निर्दोष समझकर मुझे ही दोषी करार दे दिया तो मैं कैसे सबको आंख मिलाऊंगा? मैं एक ऐसा मर्द था जिससे अपनी इज्जत बहुत प्यारी होती है, इसलिए ये सब सोचें बहुत ही दर्दनाक थीं। मैं ऐसी सोचों के असर में फंसा हुआ था, और जब घर पहुंचा तो जैसे ही मैंने दरवाजा खोला कमरे में जाने के लिए, मैंने अभी कदम बढ़ाए ही थे कि मुझे भाभी के कमरे से किसी मर्द के बोलने की आवाजें आई थीं। मैं एकदम से चौंक गया था। मैं दबे पांव भाभी के दरवाजे के पास पहुंचा और मैंने एकदम से दरवाजा खोल दिया। सामने का मंजर देखकर मैं दंग रह गया था। मेरी भाभी गैर मर्द के गले लगे हुए थीं और उससे कह रही थीं कि मैंने सारे पाप छुपाने का इंतजाम कर लिया है। मैंने सारा इल्जाम अपने देवर पर लगा दिया है। ये सब सुनकर मैं सारी कहानी समझ गया था। वो मुझे अपना पाप छुपाने के लिए इस्तेमाल कर रही थीं। वो मेरे भाई को धोखा दे रही थीं, किसी गैर मर्द से छुप छुप कर मिला करती थीं और उसी का पाप अपनी कोख में पाले बैठी थीं। मैंने उस आदमी को पकड़ लिया और मारना शुरू कर दिया। मेरी भाभी मुझसे उस आदमी को छुड़वाने लगी। शोर सुनकर मेरी माँ भी आ गई थी। मैंने उससे कहा कि वो सच बता दे। उसने बताया कि अनीता और मेरा संबंध शादी से पहले ही था, लेकिन इनके माँ बाप ने इनकी शादी जबरदस्ती तुम्हारे भाई से करवा दी। लेकिन जब तुम्हारा भाई दुबई चला गया तो अनीता मुझे घर पर बुलाने लगी। हम दोनों छुप छुप कर मिलने लगे थे, लेकिन मुझे और अनीता को तुम्हारा डर था, इसलिए हमने ये खेल खेला। आगे की कहानी मैं खुद ही समझ गया था। मैं घर पर लेट आता था, इसलिए भाभी को डर था कि कहीं वो पकड़ी न जाएं, इसलिए वो मेरे साथ इस तरह की हरकतें करती थीं ताकि मैं उनकी टोह में ना लग जाऊं। ये सब सुनकर मेरी माँ तो रोने लगी थी। मैंने अपनी भाभी से कहा कि वो इस आदमी के साथ अभी के अभी हमारे घर से निकल जाएं। वो शर्मिंदा शर्मिंदा सी घर से निकल गई थीं। जब अमृत भाई को पता चला तो उन्होंने भी भाभी को तलाक दे दी। मैं बेकसूर था, इसलिए भगवान ने मेरी इज्जत बचा ली थी। अगर इंसान खुद मजबूत हो तो उसे कोई भी गुनाह की तरफ नहीं ला सकता। दोस्तों, आज की हमारी ये कहानी आपको कैसी लगी जरूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करना। ऐसी ही रोज एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ। कहानी को पूरा सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।